अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, आज मेरा आप लोगों से दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस्लामी कंट्री है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में वाकई नाच गाने को ही टैलेंट समझा जाता है, टिकटॉक बनाने को ही टैलेंट समझा जाता है, दूसरा सवाल। और तीसरी बात यह है कि इन चीज़ों के होने से पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवानों को क्या नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री कहलाता है उसकी साख को क्या नुकसान पहुंच रहा है। मेरा आज के इस वीडियो बनाने का बेसिक मकसद यही दो सवाल हैं। इसी पर हम वीडियो बनाते हैं। आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अपनी बात का आगाज़ करते हैं कतर से। आप भी कह रहे होंगे वारिस बार बार कतर का जिक्र करता है। उसका जिक्र करना यहाँ नहायत ही ज़रूरी है। कतर के जिसने 229 अरब डॉलर लगा दिए, ये रकम बहुत बड़ी होती है, बहुत ख़तीर रकम होती है। ये इतनी बड़ी रकम होती है कि किसी भी मुल्क की तकदीर, किसी भी मुल्क की मईशत को ओवरनाइट चेंज कर सकती है। कतर ने इतनी बड़ी रकम लगा दी फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए, इस बात की भी परवाह किए बगैर कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हंसेंगे, तनकीद करेंगे, नुकसान होगा, क्या होगा। इन चीज़ों की परवाह किए बगैर कतर ने इस्लामी रवादारी का ख्याल रखते हुए इस इवेंट को स्टार्ट किया और पूरी कोशिश की कि इस्लामिक कल्चर, मजहबी कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सके। दूसरे लोगों को, गैर मजहबी लोगों को जो मुसलमान नहीं हैं, उनको इस्लाम के बारे में बताया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इस कोशिश ने रंग भी दिखाया। 500-600 के करीब, 550 तो पिछले हफ्ते का फिगर था, 600 से ऊपर के करीब लोग मुसलमान हो चुके हैं। ये उनकी इस कोशिश का रिज़ल्ट है। एक तरफ कतर जो कि इस्लामी रवादारी के लिए उसने अपना सब कुछ दाव पर लगा रखा है दुनिया की परवाह किए बगैर, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो कि इस्लामिक कंट्री कहलाता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान इस्लाम का किला कहलाता है। इस्लाम के किले में अब क्या कुछ हो रहा है। नाच गाने को प्रोमोट किया जा रहा है, टिकटॉक जैसी चीज़ों को बहुत प्रोमोट किया जाता है। नाच गाना, मिमिक्री को, इन चीज़ों को प्रोमोट करके ये बताया जा रहा है कि हमारा कल्चर ये है। टैलेंट हो या ना हो, इस बात का होना ना होना शर्त नहीं है, बस आपका वायरल होना शर्त है। बाकी काम हमारा मीडिया खुद ब खुद कर देगा। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, ना चाहते हुए भी ये वीडियो आपकी नज़रों के आगे से गुज़िश्ता चंद रोज़ से बार बार गुजर रही होगी। जिस वीडियो में इस लड़की को नाचते हुए देखा जा सकता है, बिना दुपट्टे के खुले बालों के साथ, महरम और गैर महरम की परवाह किए बगैर। यकीनन मेरी तरह आपके जहन में भी यह ख्याल आया होगा पहली बार इसकी वीडियो के देखकर कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जो इसकी वीडियो जंगल की आग की तरह पूरी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैल चुकी है। लेकिन हुआ वही जो पिछली कई दहाइयों से इस कौम की नई नस्ल और नौजवानों के साथ होता आ रहा है। इस मुल्क से इंटेलेक्चुअल क्लास ऐसे ही ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी और दीनी उलूम के फ़रोग़ की बजाय हमने बस सेलिब्रिटी क्लास को अपना मेयार बना लिया है कि जिनके पास ना तो कोई टैलेंट होता है और ना ही ये माशरे में कोई बड़ी तब्दीली लाने की वजह बन सकते हैं। और ख़ासकर ऐसी वीडियो को जिसमें कोई लड़की मौजूद हो, उसे स्पेशल रोल मॉडल बनाकर मीडिया के सामने ऐसे पेश किया जाता है कि वो घर बैठी दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बन सके। और ऐसी लड़कियों को टीवी शोज़ पर बुलवाकर ठुमके लगवाए जाते हैं कि जैसे उन्होंने मुल्क और कौम के लिए कोई बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। माज़ी करीब में भी एक ऐसा ही नाम, हरीम शाह, यकीनन आपने सुना होगा, तुर्की एयरपोर्ट पर स्मगल करते हुए पकड़ी गई। डांस टैलेंट तो बहुत दूर की बात, हरीम शाह हम जिस परस्ती को फ़रोग़ दे रही थी। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात मैं आपको इस कौम का अलमिया बताऊं कि एयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली टॉप लिस्ट में हरीम शाह का नाम मौजूद था। अमेजिंग। फ्रेंड्स, एक और वीडियो लास्ट डेज, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी चल रही है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ये सवाल मेरा आपसे भी है और ख़ुद से भी है, क्या ये हमारा मेयार रह गया है कि हम बस टिकटॉक पर आएँ, नाच गाने दिखाएं, ठुमके लगाएं और बस? हमारी नई नस्ल और कौम के नौजवानों को ये यकीन दिला दिया गया है कि आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप टिकटॉक बनाएं और इस जैसी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर ठुमके लगाएं, नाच गाने दिखाएं, थोड़ी सी बेशर्मी का मुजाहरा करें, वायरल हो जाए। बाकी काम हमारा मीडिया संभाल लेगा। आपको बुलाकर भरपूर प्रोमोट भी किया जाएगा और माशाल्लाह कहकर आपकी हौसला अफजाई भी की जाएगी, मगर तुम माशाल्लाह अकेली इसी तरह कि जैसे आपने कोई झंडा गाड़ा हो, कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो और मुल्क को, कौम का सर फख्र से आपने बुलंद कर दिया हो। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां चली गई और हम है कि नाच गाने को हमने अपना फ्यूचर बना रखा है।
دنیا میں نت نئی ایجادات روز ہو رہی ہیں اور ہم نے صرف ناچ گانے اور ٹک ٹاک کو اپنا معیار بنا رکھا ہے۔ میری بات کو سمجھنے میں اگر آپ کو تھوڑی سی بھی مشکل ہو رہی ہے تو ٹک ٹاک اور بیگو لائف کو کھول کر دیکھ لیں، آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک و قوم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بعد کسی سائنٹسٹ کو نہیں دیکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہمارا ملک بہت ہی زرخیز ہے۔ آئے میں آپ کو کچھ ٹیلنٹڈ لوگوں سے ملواتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی دکھاتا ہوں کہ ان بیچاروں کا کیا حال ہے۔ اس نوجوان کو دیکھیں کہ اس نے دنیا کی بہترین گاڑیوں کے سیکیور سافٹ ویئر کو ناکارہ بنا دیا اور گاڑیوں کو چرانا شروع کر دیا۔ اب سے پہلے کسی انسٹرومنٹ کو استعمال کیے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا جو اس نوجوان نے کر دکھایا۔ کی ہوتی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور نئی والی کی کے کمانڈ میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں اور جیمر کنیکٹ کرنے میں تقریباً 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے تمام بڑی کار کمپنیوں کا جو ملینز میں اپنی گاڑی بیچ رہے ہیں اور ان کے سارے سیکیورٹی سسٹم کو اس لڑکے نے ان گیجٹس کے ذریعے۔ یہ پڑھا لکھا نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ دنیا کی بہترین سیکیور سسٹم کو ناکارہ بنا کر انہیں اپنی انگلیوں پر گھما سکتا ہے، لیکن یہ شاید بے روزگاری اور مجبوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے رستے پر چل پڑا ہے، کیونکہ اس کے ٹھمکے کون دیکھتا، اسے پروموٹ کون کرتا۔ اسے پروموٹ کرنا تو بہت دور کی بات، ایسے لوگوں کو تو کوئی منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کہ پاکستانی ایک نوجوان نے، ایک ٹیلنٹ نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کی جو کہ سگنل کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ ڈیوائس اس طرح سے کام کرتی ہے کہ یہ خود سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ گاڑی کس طرف سے آ رہی ہے اور سگنل کی دوسری طرف کون موجود ہے، ریڈ لائٹ کب آن کرنی ہے، گرین سگنل کب آن کرنا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام آٹو سسٹم کے تحت ہوتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی اب تک دنیا پر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آئی ایم 100% شیور کہ اس کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہوگا، ٹی وی شوز پر بلانا تو بہت دور کی بات۔ ایک اور پاکستانی نوجوان نے تو پرزوں سے الیکٹرک کار اور ہوائی جہاز تک بنا ڈالا۔ ٹیسلا جیسی دنیا کی بڑی کمپنی کو بیٹ کر کے لیتھیم مائن بیٹری سے بھی نیکسٹ جنریشن کی بیٹری بنا ڈالی، لیکن مجال ہے ایسے لوگ میڈیا پر یا مارننگ شوز پر نظر آئیں۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ جو کہ ڈائلاگ یا گانوں پر لپسنگ کرتے ہیں اور واہیات ایکٹ کرتے ہیں، انہیں ملین میں ویوز بھی ملتے ہیں، یعنی کافی پذیرائی ملتی ہے۔ ایسے لوگ کہ جن کا ٹیلنٹ سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ان میں سیکھنے سکھانے جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہوتی ہے سیکھنے کی، بے شرمی اور بہن بیویوں کو سر عام نچوانا، اینڈ نتھنگ۔ ہمارے یہاں ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے۔ ریاست مدینہ کوئی امپورٹ کی ہوئی یا شاپ پر ملنے والی چیز نہیں، ریاست بنتی ہے ریاست کے لوگوں سے۔ ہم جس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر کے آگے لائیں گے، ہماری ریاست بھی ویسی ہی نظر آئے گی۔ اب ہم ٹیلنٹڈ لوگوں کو لانے کی بجائے ایسے لوگوں کو لائیں گے تو ہماری ریاست اس طرح کی نظر آئے گی اور ٹیلنٹڈ لوگ پھر پیچھے کہیں بھیڑ میں گم ہو جائیں گے، یا پھر ان کا ٹیلنٹ یا مجبوری انہیں کسی منفی راستے پر چلنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ لڑکی جو کہ ایک عام سا پورٹ فولیو رکھتی تھی چند روز پہلے تک، انسٹاگرام میں اس کے چند فالوورز تھے اور ابھی اس کے فالوورز کی تعداد 7 لاکھ سے بھی کراس ہو چکے ہیں، اور یہ بات بھی پھیل چکی ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کمائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان کے ایک ٹینس پلیئر ہیں سعد احمد۔ سعد احمد ٹینس پلیئر ہیں جو کہ پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑیوں میں سے ایک ہے اور حال ہی میں انہوں نے چیمپئن شپ بھی جیتی ہے۔ سعد احمد اور اس لڑکی کا کیا کمپیریزن ہے وہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ لڑکی عائشہ کہ جس نے 1-2 اسپانسر ایڈز بھی کیے اور پھر یہ بات لیک ہوئی کہ اس کے اکاؤنٹس میں 2 کروڑ روپے موجود ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ سعد احمد کی اچیومنٹس کیا ہیں، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ٹیلنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ سعد احمد نے 2019 میں پاک چائنا چیمپئن شپ میں میڈل جیتا، 10 نیشنل ایوارڈز جیتے، اس کے علاوہ 1 انٹرنیشنل ایوارڈ بھی جیتا۔ لاسٹ منتھ ساؤتھ کوریا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور 4تھی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ٹرکی میں بھی سعد احمد نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ یہ بندہ جو کہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، اس وقت اسے اسپانسرز کی ضرورت ہے اور یہ نارملی کھلاڑیوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بندہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، محض 30,000 کے لیے، 30,000 روپے کے لیے سعد احمد کو اسپانسرز کی ضرورت ہے۔ یہ بندہ جو کہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، پاکستان کا فخر ہے، بڑے ہی دکھ کے ساتھ سعد احمد نے یہ بات کہی کہ محض چھوٹی سی رقم کے لیے، اسپانسرز کے لیے ہمیں یا تو سرکاری اداروں کے یا پھر پرائیویٹ سیکٹر کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اسپانسرز ہمیں ایسے مانگنے پڑتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی سعد احمد کی یہ بھی کوشش ہے کہ جیو، ARY، سما جیسے بڑے چینل میں اسے بلایا جائے یا پھر انٹرویو کیا جائے۔
ताकि उसे प्रमोशन मिल सके, आगे बढ़ सके। साद अहमद के जिसका टैलेंट पूरी दुनिया जानती है, जो फ़ख्र पाकिस्तान है, कि साद अहमद के जिसने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है और फ़ख्र पाकिस्तान है, उसे कोई इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाता। जबकि दूसरी तरफ ये लड़की कि जिसके 2 दिन के ठुमके को देखकर हमारा मीडिया अपने शो की जीनत बनाए बैठा है। चंद रोज़ में ही निदा यासिर जैसे बड़े नाम ने उसके नाम पर अपना पूरा शो रख दिया। वाओ, एक तरफ साद अहमद है, दूसरी तरफ ये लड़की। अब आप कंपैरिजन करें कि इस साद अहमद के मुकाबले में इस लड़की का क्या कारनामा है। मेरा ये सवाल पूरी कौम से है कि साद अहमद जैसे टैलेंटेड लड़के का क्या कसूर है कि उसे कोई इंटरव्यू तक के लिए ही नहीं बुलाता, उसे कोई पूछता तक नहीं। दूसरी तरफ ऐसी लड़कियां कि जिनका टैलेंट के टी से कोई ताल्लुक नहीं, उसे सेलिब्रिटी बना देते हैं। आपको पता है, जब हम किसी को शोहरत देते हैं, परवान चढ़ाते हैं, तो इसके साथ ही साथ उनके लिए पैसे आने के दरवाजे भी खुलते चले जाते हैं। हम अपने मज़े के लिए, शौक़ के लिए और चस्के के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ साद अहमद जैसे टैलेंटेड लोग चंद रुपयों के लिए ज़लील ख्वार हो रहे होते हैं। इस मुल्क में आप नई नस्ल को ये यकीन कैसे दिलाएंगे कि पढ़ने लिखने और दीन सीखने से ही कामयाबी मिलती है। यहाँ तो नौजवान नस्ल का यकीन कामिल बनता जा रहा है कि बस टिकटॉक बनाओ, नाच गाने तमाशे करो, वायरल हो जाओ और फ्यूचर ब्राइट। मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। हैरानी है ऐसे मुल्क पर और ऐसे मुल्क के वालिदैन पर कि जो इस तरह की चीज़ों को रोकते नहीं। अब तो कॉलेजेस, शादी ब्याह और यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पर और इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, इसे पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए था। लेकिन एक सवाल के पूछे जाने पर मशहूर आलिम दीन ने जो जवाब दिया पाकिस्तान के लिए कि क्या पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, तो उनका जो जवाब था वो यकीनन हम सब के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। उनका ये कहना था कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। मैं 15 साल पहले पाकिस्तान गया था। वहाँ एक शादी पर दुल्हन खुद नामहरम के सामने नाच रही थी और तमाशे चल रहे थे, और जहाँ तक मुझे यकीन है साइड पे शराब भी पी जा रही थी। ये तो 15 साल पहले के हालात हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा होगा। Are you joking? I'm saying not Pakistan have 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? What Muslim? I remember 15 years ago, it's not today and I heard it's worse. 15 years ago I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely. Where the bride was dancing on the stage with all the male members of the family dancing on the stage. I am sure somewhere around, we probably hidden in a corner then, but I hear now it's open drinking alcohol. What Muslim? ये इस्लाम नहीं है हिंदुस्तान, बल्कि पाकिस्तान में भी लोग मज़ारों पर जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं और अपनी हाजत मांगते हैं। तो हिंदू बुत परस्तों में और इनमें क्या फ़र्क रह जाता है। ये सीधा सीधा शिर्क है। मैंने खुद देखा है कि नमाज का वक्त था, लोग नमाज की अदायगी की बजाय दरगाहों पर जा रहे थे। इन आलिम दीन साहब का नाम अब्दुल रहीम करीम है, जो कि पहले क्रिश्चियन हुआ करते थे और दीन इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। और जो लोग बाप दादा से मुसलमान हैं, उन लोगों को ये इस्लाम की बुनियादी बातें सिखा रहे हैं। Here in India, I know it's not a Muslim country, but there are lots of Muslims here, but I don't know what sort of Muslim. Most of them go to the dargah and they call upon some dead person in the grave, and they think that by talking to a dead person they're going to have their needs fulfilled. What's the difference between that and worshipping an idol? There's no difference, believe me. It's shirk. बस अल्लाह हम सब पर रहम करे, हमें हिदायत दे। मेरे दोस्तों और बहुत ही अजीज़ों, अगर आपको मेरी कोई भी एक बात अच्छी लगी, दिल को लगी, ये वीडियो पसंद आई, तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हमारे नौजवान और हमारी कौम के लिए कुछ बेहतर हो सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।